गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैकेनिक्स की क्लास में हम देखेंगे द्रव्यमान केंद्र का स्थिति निर्देशांक घटकों के रूप में। हमने द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ा था और द्रव्यमान केंद्र की स्थिति भी पढ़ी थी कि कहाँ उसको सिचुएट करेंगे हम सिस्टम के अंदर, कैसे द्विकण तंत्र के लिए और बहुकणीय तंत्रों के लिए हम द्रव्यमान केंद्र का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि अगर हम इसके तीनों एक्सिस जो होती हैं एक्स वाई जेड, उनके कॉरस्पॉन्डिंग इसके कंपोनेंट्स निकालें तो वो क्या क्या होंगे। तो देखिए, माना कि बहुकणीय तंत्र के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक कि जो उसकी पोजीशन वेक्टर है आरसीएम, और उसके निर्देशांक क्या मान लिए हमने, एक्ससीएम, वाईसीएम और जेडसीएम। आपको सीएम सबस्क्रिप्ट लगाना है क्योंकि सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई जेड के। तो देखिए, आर सी एम इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स सी एम आई कैप प्लस वाई सी एम जे कैप प्लस जेड सी एम के कैप, सॉरी इट्स रिटन बाय मिस्टेक। तथा विभिन्न कणों के स्थिति सदिश क्या होंगे। अगर अलग अलग जो कण हैं, बहुकणीय तंत्र हैं, तो इसमें बहुत सारे कण होंगे और उनकी स्थिति सदिश हम मान रहे हैं R1 R2 R3 अप टू Rn। R1 की वैल्यू होगी x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। R2 की वैल्यू होगी x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। इसी तरह से अदर पार्टिकल्स के लिए हम पोजीशन वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखिए, एक्ससीएम कितना होगा कि एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो आरसीएम की वैल्यू आप अच्छे से हमने निकाली थी। आरसीएम की वैल्यू आप जानते हैं। आरसीएम की वैल्यू थी हमारी m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अप टू mn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। तो इसी तरह से जब हम r1 की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। इसी तरह r2 की वैल्यू रखेंगे x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो उसमें से हम आई कैप वाला जो कोफिशिएंट होगा उसको अलग कर लेंगे, तो वो इस तरह से आएगा हमारा, वो इक्विवेलेंट होगा एक्ससीएम के। एक्ससीएम इक्वल होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अप टू mn xn तक जाएगा, और नीचे होगा पिंड का टोटल मास। दिस इज 1/m। तो हमने लिख दिया इसको 1/m समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई एक्स आई। इसी तरह से वाई सी एम होगा 1/m समीशन एम आई वाई आई और जेड सी एम। अब देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं बहुकणीय तंत्र के लिए। तो समीशन को हम शिफ्ट कर देंगे किससे, इंटीग्रेशन से। तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, तो आरसीएम क्या बन जाएगा जब हम इंटीग्रेशन शिफ्ट करेंगे इसमें, आरसीएम की वैल्यू होगी 1/m और ऊपर होता है समीशन आई एम आई आर आई। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन से जब हम करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आर आई के लिए आर, और जो मास है क्योंकि वो वेरिएबल है अलग अलग पार्टिकल्स के लिए, तो उसको वो जाएगा डीएम, वेरिएबल क्या है, मास। स्थिति निर्देशांकों के घटकों का मान, एक्ससीएम की वैल्यू हो जाएगी 1/m इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम, वाईसीएम की वैल्यू होगी 1/m इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, इसी तरह जेडसीएम के लिए। वेर रो क्या है, निकाय का मास डेंसिटी है, द्रव्यमान घनत्व है। डीएम इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं रो इंटू डीवी। मास डेंसिटी हमें बताती है कि किस पोर्शन में इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान यहाँ सिस्टम के अंदर है। तो जो द्रव्यमान का वितरण होता है उसे हम द्रव्यमान घनत्व से ही निर्धारित कर पाते हैं। फिर देखिए, ये हमारी चारों की वैल्यूज आ गई। तो आरसीएम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जहाँ डीएम हमने लिखा है, डीएम की जगह आप रो डीवी लिख देंगे, तो इस तरह से ये चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है द्रव्यमान केंद्र का वेग। सिंस वी नो आरसीएम की वैल्यू, ये फॉर्मूला है आरसीएम का, तो वीसीएम वेग क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन। सो डी आर सी एम और डी टी दैट इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एम आई आर आई और कैपिटल एम। हम इसको जरूरी नहीं कि हम इसको आई इक्वल्स टू 1 to n समीशन पे एम आई लिखें, हम इसको डायरेक्ट कैपिटल एम लिख सकते हैं। दैट्स द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, तो मास जो है वो टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो एम आई तो बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंशिएशन ऑपरेटर लगेगा आर के ऊपर। सो ये हो जाएगा डी आर आई ओवर डी टी, और डी आर आई ओवर डी टी की वैल्यू होगी वी आई, जो क्या बताएगा हमें, ith पार्टिकल की वेलोसिटी बताएगा। तो देखिए, यही बात हमने स्टार्टिंग में करी थी कि वी सी एम
क्या हमें बता रहा है, समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n MIVI अवर कैपिटल एम। तो कैपिटल एम तो है कांस्टेंट, क्योंकि ये पिंड का टोटल मास बताता है, लेकिन ये हमें ऊपर जो नॉमिनेटर में टर्म है, ये हमें बता रही है पिंड का टोटल संवेग, पिंड के कणों का। मतलब कि फर्स्ट पार्टिकल का संवेग m1v1 प्लस सेकेंड पार्टिकल का संवेग m2v2। तो आप डायरेक्ट पार्टिकल्स का संवेग तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम VCM निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पिंड का टोटल संवेग निकाल लेंगे, मतलब पिंड का संवेग निकालेंगे, और वो हमें क्या बताएगा, अगर हम उससे पार्टिकल के मास सिस्टम के मास से डिवाइड कर दें तो वो हमें उस द्रव्यमान केंद्र का वेग बताएगा। सो देखिए यहाँ पर VCM की वैल्यू 1/m summation I equals to 1 to n and pi is what is the momentum of the ith particle, that is equivalent to, क्योंकि समीशन किया हमने ith पार्टिकल के, तो हम क्या कर देंगे, इसे टोटल मास टोटल मोमेंट दे देंगे पिंड के लिए, तो दैट इज कैपिटल P और कैपिटल M। तो कैपिटल M को जब हम VCM से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, संवेग मिल रहा है, किसका, पिंड का। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, पिंड का संवेग कितना होना चाहिए, P इक्वल्स टू होना चाहिए पिंड का मास गुणा पिंड का वेग। लेकिन देखिए यहाँ पे पिंड का वेग नहीं आकर क्या है, सेंटर ऑफ मास का वेग आया है। तो सेंटर ऑफ मास एक तरीके से किसको निरूपित कर रहा है, पिंड पूरे के पूरे सिस्टम को निरूपित कर रहा है। मतलब कि हमें पूरे पिंड का वेग नहीं निकाल के हमने सेंटर ऑफ मास, एक बिंदु, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट का वेग निकाला VCM, और उसे अगर पिंड के पूरे द्रव्यमान से गुणा कर दिया तो पिंड का संवेग आ गया। सो वेयर P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब कि हर एक पार्टिकल के संवेग का योग है। वेयर VCM क्या है, VCM हो गया dRCM अपॉन dt, dRCM ओवर dt। तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर पता है तो हम उसका वेग निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का, और जैसे हम उसे पिंड के मास से गुणा करेंगे तो पिंड का संवेग हमें फाइंड आउट हो जाएगा। एंड VI पार्टिकल का वेग है V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर हम पिंड पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, F इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी होता है, और अगर F की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा, P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा। मतलब कि जो पिंड का संवेग है वो कांस्टेंट है, पिंड नियत वेग से गति करेगा। सो MVCM भी क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, MVCM क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो ये जो है एक तरीके से संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताता है हमें कि अगर, और P क्या है, देखिए कैपिटल P की अगर हम बात करें, P क्या है, पिंड के कणों का संवेग का योग है। सो P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए जो कणों का संवेग है वो चेंज हो सकता है, कणों का संवेग चेंज हो सकता है। आप ये मत समझिएगा कि कण का संवेग भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। पिंड के अंदर अगर हम बात करें, दो हमने बोल्स ले रखी हैं, दो बोल्स, हम द्विकण तंत्र की अगर एग्जांपल लें, दो बोल्स हैं, उनको हमने एक बड़े किसी बॉक्स में बंद कर दिया, और अगर उनको हम अंदर मूव कराते हैं, एक्सटर्नल अगर हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो देखिए क्या होगा कि उनका संवेग, किसका संवेग, ओवरऑल जो बॉक्स लिया है उसका संवेग कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आवश्यक नहीं कि अंदर की दोनों बॉल्स का भी संवेग कांस्टेंट हो। लेकिन होगा क्या कि अगर एक बॉल का संवेग प्लस p है तो दूसरी बॉल का संवेग कितना हो जाएगा, माइनस p। तो ओवरऑल या dp हम बात करें, संवेग में परिवर्तन की अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर एक बॉल के संवेग में प्लस डेल्टा p परिवर्तन होता है तो दूसरी बॉल के संवेग में कितना परिवर्तन होगा, माइनस डेल्टा p। तो ओवरऑल जो चेंज हुआ पूरे सिस्टम के संवेग में वो कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा ऑलवेज। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग में परिवर्तन नहीं होता है, संवेग कांस्टेंट होता है। यही संवेग संरक्षण का नियम भी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, ये और पढ़ लेते हैं हम। द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, तो हम क्या करेंगे, जो VCM हमने फाइंड आउट करा था dVCM अपॉन dt, VCM उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे t टाइम के रिस्पेक्ट में। सो d अपॉन dt 1 अपॉन m समीशन i इक्वल्स टू 1 to n MIVI
1/m हम बाहर ले लेंगे, देन वेलोसिटी के ऊपर वी आई के ऊपर हम टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n mi डी वी आई और डी टी। तो डी वी सी एम अपॉन डी टी हो गया द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, ए सी एम हो गया, एंड इट्स इक्वलेंट टू 1/m समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n mi डी वी आई अपॉन डी टी हो गया ए आई, ith पार्टिकल का त्वरण। दिस इज इक्वल्स 1/m समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n m a क्या होता है, अपना बल होता है। सो एम आई ए आई हो गया एफ आई, एंड एफ आई इज नॉट द एक्सटर्नल फोर्स, it's the force which the particles faced, the particles feel inside the system. So fi equivalent to fi external plus fi internal। तो ये fi जो है वो टोटल फोर्स है, अगर हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ith पार्टिकल पे वो, प्लस ith पार्टिकल जो दूसरे उसके सराउंडिंग पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा फील करता है, चाहे वो अट्रैक्शन हो, रिपल्शन हो या कॉलिजन फोर्स हो, कुछ भी हो, तो वो टोटल फोर्स क्या है, ith पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स है। सो ए सी एम इक्वल्स टू 1/m समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई एक्सटर्नल, बिकॉज एफ आई इंटरनल जो होता है समीशन आई नॉट इक्वल्स टू जे एफ आई जे। देखिए ये ज़ीरो हो जाता है इंटरनल, क्यों हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल पर जो फोर्स लगा रहा है, सेकेंड पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल पर उतना ही फोर्स लगा रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में अगर देखेंगे तो ओवरऑल फोर्स जीरो होगा, एक दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो बैलेंस्ड है। अगर एक पार्टिकल प्लस एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाता है तो दूसरा पार्टिकल किस डायरेक्शन में फील करेगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में फील करेगा, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू एफ आई एक्सटर्नल, मतलब कि फाइनली ith पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ही फील कर रहा है, तो इसको हम लिख देंगे कैपिटल एफ, दैट इज एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स अपॉन एम। तो ए सी एम क्या हो गया, मतलब कि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण इक्वल हो गया एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सो एम ए सी एम इक्वल्स टू एफ, और ये हमें बता रहा है कैपिटल एफ क्या है, एफ समीशन ऑफ एफ आई, तो ये इक्वल हो गया f1 प्लस f2 प्लस डैश 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 प्लस fn। सो ये हमें बता रहा है कि सभी पार्टिकल्स के ऊपर, सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स एन पार्टिकल हैं उनके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स हो गया। तो ये निकाय के ऊपर लगने वाला फोर्स हो गया, निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल है, क्योंकि निकाय में टोटल इंटरनल इंटरेक्शन फोर्स कितना है, जीरो है। तो ये हमें ए सी एम जो है द्रव्यमान केंद्र का त्वरण देता है। ओके, थैंक यू।